सभी दोस्तों को प्रणाम, राम राम, ओम नमः शिवाय। तो एस्ट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं, उसके अंदर हमारी आज 10वीं क्लास है। मैंने आपको बोला था कि 10 से 15 क्लास में आपको एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगा। बाकी तो पता नहीं कितना ही इसमें अनंत ज्ञान है। तो आज इस क्लास में हम सीखेंगे ग्रहों का बल क्या होता है। बाकी चीज़ें आपको बता दी है कि भाव क्या होते हैं, ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं, राशियाँ कौन कौन सी किसकी होती है, मित्र शत्रु ऊंच नीच दृष्टि दशा महादशा, वो सब आपको जो है सिखा दिया है। तो आज हम देखेंगे कि षड बल और ये डिग्री वाला कि ग्रहों का बल कितना होता है। अब ये प्रेडिक्शन में कैसे यूज होता है कि मान लो आपने किसी की कुंडली देखी, अब उसमें कोई ग्रह आपको अच्छा बैठा हुआ दिख रहा है, अच्छी राशि में दिख रहा है, अच्छी जगह पर है, तो आप कहोगे कि ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन हो सकता है कि षड बल के अंदर वो ग्रह कमजोर हो, तो अगर ग्रह कमजोर है तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा ना। तो ये प्रेडिक्शन करते टाइम उसका बल देखना ग्रह का जरूरी होता है। वैसे तो नॉर्मली सबका बल बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि कई चीजों की कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह, जैसे मान लो इसमें पॉइंट के हिसाब से पावर दिखाते हैं षड बल में, तो हो सकता है कोई किसी की पावर 0.7 हो, एक ग्रह की पॉइंट 1.5 हो, तो वो आप देख सकते हैं ना कि दुगना फर्क हो गया। इस ग्रह से ये ग्रह दुगना ज्यादा बलवान है षड बल की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसलिए प्रेडिक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ ग्रहों का बल नहीं होता, भाव का भी बल होता है। भाव बल कि आपकी कुंडली जो है, आपको कोई कुंडली दिखाई है तो उसमें भाव का भी बल निकाला जा सकता है कि ये पर्टिकुलर भाव जो है वो कितना स्ट्रोंग है। तो उसके हिसाब से पता लग जाता है, हो सकता है आपका चौथा भाव सबसे स्ट्रोंग है, ये भाव सबसे स्ट्रोंग है, हो सकता है आपका ये भाव जो है वो सबसे कमजोर हो, सप्तम भाव। तो भाव भी देखना जरूरी है, ये भी प्रेडिक्शन में हेल्प करता है कि कोई ग्रह वगैरह देखकर आपने कह दिया कि ये चीज तो अच्छी है, लेकिन भाव बल में पता लगा कि उस वो भाव जो है वो भाव तो कमजोर निकल गया। तो इसलिए प्रेडिक्शन के अंदर ग्रहों का बल और भाव बल देखना जरूरी होता है। तो नॉर्मली क्या है कि ऐप वगैरह होती है जो मोबाइल पर, उन पर आपको दिखा देते हैं, उनमें इतना अच्छा ना हो तो जो लैपटॉप पर अच्छी ऐप होती है तो उनके अंदर ये आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे देते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। षड बल की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती, तो वो करना मुश्किल है। अभी आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है, ज़्यादा ही डीप में जाना है, तब तो आपको ये सीखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या है कि आपको कंप्यूटर में या ऐप के अंदर ये चीज़ आपको दिखा देंगे कि ग्रह का बल कितना है। तो आज हम षड बल को देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये तो लंबा विषय हो जाएगा कैलकुलेशन करना। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ है उसके उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि षड बल किस तरीके से नापते हैं। और उसमें जो आप चीज़ें देख लेंगे ना, तो उससे आपको पता भी लग जाएगा कि एक कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि षड बल में क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। डिग्री वाला भी देखेंगे, वो बात पहले डिग्री वाला ही देख लेते हैं कि 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह होता है ना, उसको बाल ग्रह कहा जाता है, बच्चा ग्रह है, बाल ग्रह है। 6 से 12 वाले को किशोर ग्रह माना जाता है, और 12 से 18 वाले को युवा माना जाता है, 18 से 24 वाले को अधेड़ माना जाता है, और 24 से 30 वाले को मृत ग्रह माना जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है इनकी कैलकुलेशन वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन डिग्रियों का ये होता है, ये आपको दिखा दिया है। तो षड बल की बात कर लेते हैं। षड बल में सबसे पहले होता है स्थान बल। कोई भी ग्रह हो उसका स्थान बल देखते हैं। दूसरा फिर इसके अंदर होता है दिग्बल, दिग्बल देखते हैं। फिर तीसरा इसमें होता है काल बल, काल बल होता है इसके अंदर। फिर चौथा होता है चेष्टा बल, कि कितनी चेष्टा कर रहा है ग्रह। फिर पांचवा इसके अंदर होता है नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल। और फिर छठा इसमें होता है दृष्टि बल। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के चीजों को कैलकुलेट करके जो ग्रह है उसका ओवरऑल उसकी पावर निकाली जाती है, उसका बल निकाला जाता है कि कितना है। अब इससे आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा अनुमान कि इनका कितना कितना वेटेज रहता है। जब उसकी निकालते हैं तो कितना इनका पोर्शन कितना रहता है। तो इनको कोई रूपा, मतलब इसका एक कैलकुलेशन का तरीका होता है ना, इनको रूपा और सट्यांश के अंदर गिनते हैं कि इनकी पावर को रूपा में बता देते हैं। जैसे एक रूपा जो होता है वो क्या होता है, 60 षष्ट्यांश के बराबर होता है, षष्ट्यांश। ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन का तरीका होता है कि एक रूपा इसके बराबर होता है। तो फिर अलग है, उनकी कंडीशन देकर उनको रूपा में पॉइंट दिए जाते हैं। तो जो स्थान बल होता है ना,
इससे आपके 6.5 रुपये इसके अंदर शायद होते हैं, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है। काल बल इसके अंदर 8 रुपये होते हैं, मतलब कि इसके अंदर 8 पॉइंट है। कोई ग्रह अगर सारी चीजों में खरा उतर जाए तो उसको 8 पॉइंट मिल सकते हैं। स्थान बल में 6.5, दिग्बल में 1 रुपया ही मिलता है, ठीक है। चेष्टा बल में 1 रुपया मिलता है, जो ग्रह वक्री हो जाते हैं अब आगे आपको बता देंगे। नैसर्गिक बल में भी 1 रुपया होता है और दृष्टि बल में भी 1 रुपया होता है। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं, 18.5 रुपया होते हैं, ठीक है। जो टोटल जो ग्रहों का बल होता है वो 18.5 रुपया होता है। और हर ग्रह को ताकतवर होने के लिए उनकी अलग एक टेबल है कि इस ग्रह को इतना मतलब रुपया बल चाहिए। जैसे सूर्य है उसको मतलब जैसे 6 रुपया बल चाहिए, किसी ग्रह है उसको मतलब 7 रुपया बल चाहिए, कोई ग्रह उसको 5 रुपया बल चाहिए। तो अगर इतना होगा उस ग्रह का बल तब तो वो ठीक है, अगर इससे कम होगा तो कमजोर है, इससे ज्यादा होगा तो वो ग्रह बलवान है। तो हर ग्रह के इतने होते हैं, 5, 6, 7 रुपये इतने इनको चाहिए होते हैं। और टोटल ये इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 18 रुपया है। तो 18 रुपया में इतनी सारी चीजें देखने के बाद हर ग्रह के 3, 4, 5 रुपया पॉइंट उसके तो बन ही जाते हैं। तो इससे आपको पता लगे कि इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि जैसे हम कहते हैं कि चेष्टा बल है, तो चेष्टा बल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, 1 रुपया उसको वैल्यू मिली हुई है। दृष्टि बल है, उससे 1 रुपया उसकी वैल्यू मिली हुई है। ऐसे ही कोई ग्रह उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसको 1 रुपया मिल जाएगा अगर वो उच्च का बैठा हुआ है तो। और वो कहीं उच्च से थोड़ा सा कम है तो थोड़े से कम रुपया उसको मिल जाएंगे। रुपया को आगे से षष्ठांश में डिवाइड कर देते हैं। तो इनका मतलब इतनी उनकी जो चीजें हम देखते हैं उनकी वेटेज तो है, लेकिन कितनी वेटेज है वो आप देख सकते हैं। तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे इनको थोड़ा सा और खोल के बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप दिशा बल देख लीजिए। जो छोटे हैं ना पहले उनका निपटारा कर देते हैं कि दिशा बल क्या होता है। दिशा बल होता है कि इसमें कुंडली में अलग अलग डायरेक्शन होती है। जैसे ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है। ये 4 खाने जो केंद्र के हैं, तो इस दिशा में कुछ ग्रह होते हैं जो कुछ दिशाओं में बलवान होते हैं। तो अगर वो ग्रह उसी दिशा के अंदर अगर बैठा हुआ है तो उसको 1 रुपया का पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि अगर देखिए आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल इस 10th हाउस के अंदर इनको दिशा बल प्राप्त होता है। गुरु और आपके बुध हैं, उनको इस पूर्व दिशा में लगन में अगर गुरु और बुध बैठे हो तो उनको 1 पॉइंट फालतू मिलेगा। कहने का मतलब ये है। शनि अगर इस स्थान में बैठा हुआ हो तो यहाँ उसको दिशा का बल मिलेगा तो उसका 1 पॉइंट फालतू हो जाएगा। वैसे ही चंद्र और शुक्र अगर इस खाने में हो, चौथे में, तो उनको 1 पॉइंट फालतू मिल जाएगा क्योंकि उनके पास क्या हो गया, दिशा का बल हो गया। समझ गए, अब दिशा का बल हो गया। तो इन इन खानों के अंदर ये ग्रह दिग्बली होते हैं तो उनको 1 रुपया पॉइंट फालतू मिल जाता है। लेकिन वो 18 में से सिर्फ 1 रुपया ही है, तो मतलब 18 में से एक हिस्सा है। तो इतना नहीं है कि भाई अब बस दिशा बली है तो सब कुछ ही हो गया, इतना पावरफुल नहीं। वो दिशा में है उसकी अलग प्रेडिक्शन होती है, लेकिन बल में उसको उस चीज का मतलब एक थोड़ा सा पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छी बात है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब दिशा बल हो गया, इसको आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं चेष्टा बल को, ठीक है। चेष्टा बल होता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अलग से चेष्टा करता है, उसका उसको एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो वक्री ग्रह अगर होगा तो उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसका बल बढ़ जाएगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट ही बढ़ेगा। अब ये वक्री क्या होते हैं देख लीजिए। मान लो 3 नंबर की कुंडली है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब इस कुंडली में कोई भी ग्रह एक राशि में रहता है फिर अगली राशि में जाता है। जैसे मान लो शनि है तो शनि पहले 3 नंबर में, फिर वो 4 नंबर में आएगा, फिर 5 नंबर में आएगा। तो वो अपने हिसाब से चल रहा है। शुक्र है, कोई भी ग्रह तो वो मार्गी है, अपने मार्ग में चल रहा है। अब वक्री क्या होते हैं, जो ग्रह उल्टे चलते हैं, जैसे राहु और केतु हो गए। अब राहु मान लो यहाँ बैठा है 12th हाउस में, वो तो केतु यहाँ पर आएगा ना। तो अब क्या है कि ये केतु ऐसे नहीं है कि अब जब ये राशि बदलेगा तो 8 से 9 में नहीं जाएगा, केतु आएगा 8 से 7 में, और राहु आएगा 2 से 1 में, और फिर 1 से राहु आएगा 12 में, ठीक है।
और ये 7 से जाएगा 6 में। तो ये राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए इनको वक्री ग्रह बोला जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा वो कभी वक्री होते नहीं हैं, लेकिन दूसरे ग्रह वक्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दूसरे ग्रह जो है शनि हो गया, शुक्र, गुरु जो भी है, तो वो चलते तो सीधे ही है, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा जाता है, वक्री कई बार कहा जाता है। वो कैसे होता है कि जब वो धरती के समानांतर चलने लग जाते हैं या फिर ऐसी कक्षा में आ जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक बड़ी गाड़ी जा रही है, एक बड़ा मान लो ट्रेलर जा रहा है, और उसके पास से आप अपनी एक छोटी गाड़ी लेकर जाओ, तो अब क्या है कि ट्रेलर तो आगे ही जा रहा है, बड़ी गाड़ी तो, और आप भी आगे जा रहे हो, लेकिन जब आपकी गाड़ी उसके पास से निकलेगी तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ट्रेलर पीछे जा रहा है। तो जो आपको लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, असल में तो वो आगे ही जा रहा है, लेकिन वो लगेगा पीछे जा रहा है, तो उसको वक्री बोला जाता है। ग्रहों के साथ भी यही होता है। तो जब वो धरती के ऐसे समानांतर चलते हैं तो ऐसे लगता है कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन असल में वो आगे ही जा रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो ग्रह वक्री हो जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। लेकिन कितना बढ़ता है? सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ता है। टोटल 18 पॉइंट, उसमें से 1 पॉइंट उसका बल बढ़ जाएगा अगर उसके पास चेष्टा बल है तो। ठीक है, तो चेष्टा बल अब आप समझ गए। अब अगला देख लीजिए नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल को आप देख लीजिए, तो जो ग्रह होते हैं ना उनमें नैसर्गिक मतलब नेचुरली क्या है कि उसके अंदर बल होता है। तो किस ग्रह में कितना बल होता है उनको उतने पॉइंट मिलते हैं। जैसे सूर्य में सबसे ज्यादा बल होता है, तो उसको 1 रुपया पॉइंट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ही सूर्य को 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें नैसर्गिक रूप से बल ज्यादा है। सूर्य के बाद में आपका होता है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में आपका होता है शुक्र, और शुक्र के बाद में आपका होता है गुरु, गुरु के बाद में आपका होता है बुध, और बुध के बाद में आपका होता है मंगल, और मंगल के बाद में आपका होता है शनि। तो ये क्रम से सब ग्रह पावरफुल है। सबसे पावरफुल है सूर्य, फिर चंद्रमा। ये क्या है कि इनकी पावर नेचुरली ज्यादा है कि आप थोड़ी देर धूप में खड़े होकर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि सूर्य कितना पावरफुल है। सबसे ज्यादा उसी का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, तो वो सबसे पावरफुल है। फिर चंद्रमा भी हमें इतना बड़ा साफ दिखाई देता है, हमारे नजदीक है, तो उसका प्रभाव दूसरे नंबर पर है। वो नैसर्गिक रूप से पावरफुल है चंद्रमा। फिर शुक्र पावरफुल है, फिर गुरु है। शनि तो बहुत दूर का ग्रह है, तो उसकी जो रश्मियां हैं, जो एनर्जी है, वो कम आ पाती है, तो इसलिए नैसर्गिक रूप से शनि जो है वो कमजोर है। तो जो नैसर्गिक रूप से जो पॉइंट है उनको भी इसमें लिखा जाता है। तो सूर्य अगर पावरफुल है तो उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर किसी का सूर्य यहाँ बैठा है तो 1 रुपया तो उसको नैसर्गिक बल का ही मिल गया, 1 रुपया उसको मान लो दिशा बल का मिल गया। अब ये दृष्टि बल क्या होता है ये और देख लीजिए। नैसर्गिक बल आप समझ गए, दृष्टि बल भी आप देख लीजिए। दृष्टि बल वही होता है कि कोई भी ग्रह है उसको उसका कोई मित्र ग्रह देख ले, या कोई शुभ ग्रह, कोई शुभ ग्रह जब ग्रह को देखता है तो उसका बल बढ़ जाता है। कोई अच्छा ग्रह उसको देख ले तो वो उसका दृष्टि बल हो जाता है, और अगर कोई खराब ग्रह देख ले तो वही पॉइंट उसके कम हो जाते हैं। मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, गुरु यहाँ पर बैठा है, सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सूर्य अपनी 7 दृष्टि से गुरु को देख लेगा। तो अब क्या हो गया कि 7 दृष्टि से सूर्य, इसको शनि को मिटा देते हैं, वरना ये भी देख लेगा गुरु को 10वीं दृष्टि डालकर। तो ये सूर्य क्या है, अपनी दृष्टि डालेगा गुरु के ऊपर। गुरु अपने घर में बैठा है तो इसके मित्र की दृष्टि पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, गुरु को बलवान कर देगा। तो दृष्टि बल क्या हो गया, 1 रुपया। 1 रुपया अगर अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो उसका भी पॉइंट बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे सिंपल थे ये मैंने आपको समझा दिए। अब रह गया स्थान बल और काल बल। तो स्थान बल के अंदर क्या है कि ग्रह की उच्च नीच की स्थिति वो देखा जाता है। ग्रह केंद्र में बैठा है तो केंद्र में बैठे हुए ग्रह को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। इन 4 खानों में ग्रह हो तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। और बाकी इनकी लंबी कैलकुलेशन है। इनके लिए क्या है कि आपको और चार्ट भी देखने पड़ेंगे कि D10 और जो मतलब अलग अलग जो षोडश वर्ग कुंडलियां होती है कि उसके अंदर क्या क्या पोजीशन है वो सब देखनी पड़ती है। तब ये स्थान बल में 6.5 रुपया जो आपके निकलते हैं। ऐसे ही काल बल है। काल बल में भी बहुत सी चीजें देखी जाती है, जैसे कि भाई दिन में अगर कोई पैदा हुआ है तो दिन में ये ग्रह बली है तो इस ग्रह को 1 पॉइंट दे दो। दिन में मान लो सूर्य बली होता है, जन्म दिन में हुआ है यानी कि सूर्य पावरफुल है। अब जन्म मान लो रात में हुआ है और रात को शनि पावरफुल है तो शनि को 1 पॉइंट फालतू मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब अनेक तरह से इनको पॉइंट दिए जाते हैं, केंद्र वगैरह और कुंडलियां देखकर। तो वो सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो मोटी मोटी दिशा बल था, चेष्टा बल, नैसर्गिक दृष्टि बल, वो मैंने आपको बता दिया। अस्त का भी इसके अंदर सिस्टम होता है कि अगर कोई ग्रह अस्त हो तो उससे भी उसकी पावर के ऊपर फर्क पड़ता है। अस्त क्या होता है, अस्त कोई ग्रह सूर्य से होता है कि कोई ग्रह जब
सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो वो अस्त हो जाता है, ठीक है? उसकी पावर जो है वो सूर्य छीन लेता है, या मतलब सूर्य इतना चमकदार है कि वो ग्रह छुप जाता है। एक ग्रह नेचुरल है, जैसे मान लो बुध, मतलब कोई भी मान लो, बुध तो सूर्य के साथ ही रहता है। अब मान लो गुरु है, अब गुरु मान लो यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो इस मान लो खाने के जब रिजल्ट देगा तो गुरु इस खाने में अपनी मर्जी से रिजल्ट देगा अपना नेचुरल अवस्था में। लेकिन यहाँ पर वो सूर्य के पास आ गया तो क्या है कि सूर्य इतना बड़ा ग्रह है कि गुरु कहीं ना कहीं उसके नीचे छुप जाएगा, उसके साथ में अस्त हो जाएगा। तो ऐसे सूर्य के साथ में कोई ग्रह युति कर रहा हो तो वो अस्त हो जाता है। कितने डिग्री पर हो जाता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सूर्य है 20 डिग्री का, तो कोई ग्रह 18 डिग्री का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का हो गया, 22 का हो गया। तो ये जो जितने पास है ना 18 से लेकर 22 तक, वो मतलब जितना पास है वो उतना ही ज्यादा अस्त माना जाएगा कि अब तो ये बिल्कुल ही सूर्य के अंदर आ गया। और जो जितना दूर है वो थोड़ा कम माना जाएगा। मान लो ये 20 डिग्री, अब कोई ग्रह यहाँ पर 12 डिग्री पर हो, कोई ग्रह इस साइड में मतलब 18 डिग्री पर हो, तो सूर्य से 8 डिग्री का फर्क पड़ गया ना, तो ये कम अस्त है। जो नजदीक वाले हैं वो बिल्कुल ही सूर्य के प्रभाव में है, जो इधर चले गए वो क्या है कि मतलब सूर्य के प्रभाव से कुछ कुछ बच गए। और मान लो यहाँ सूर्य 20 डिग्री पर है और कोई ग्रह इस साइड बैठ गया 3 डिग्री के ऊपर, तो अब सूर्य 20 पर है, वो 3 पर है, तो क्या होगा कि इतना सूर्य का प्रभाव नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रह काफी दूर है, काफी दूर है सूर्य से, तो अपने रिजल्ट दे सकता है। इसको अगर ऐसे मतलब आप सोच कर देखो भी सूर्य इतना बड़ा ग्रह है, इतना कितना बड़ा है सूर्य, तो उसके पास में मान लो बुध आ गया छोटा सा, शुक्र आ गया छोटा सा, तो वो क्या रिजल्ट देंगे? ये मान लो कोई भाव बना हुआ है, इसमें सूर्य ही इतना बड़ा चमक रहा है, तो ये ग्रह तो इसके साथ में ही हो गए, ये क्या रिजल्ट देंगे? तो अगर सूर्य मान लो यहाँ पर है और कोई दूसरा ग्रह यहाँ पर है, तब फिर भी वो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बिल्कुल सूर्य के पास आ गया फिर तो वो क्या ही देगा। तो ये अस्त ग्रहों का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस प्रकार से सारी जो कैलकुलेशन करके और आपको सडबल मिल जाता है। और सडबल आपके प्रेडिक्शन के अंदर कैसे यूज होता है वो आपने देख लिया। भाव बल भी होता है, उससे भाव का पता चलता है कि कौन सा भाव आपका कमजोर है, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। इन चीज़ों का ये है। ग्रहों का बल बढ़ाने के लिए रत्नों का उपयोग किया जाता है। आप जो रत्न पहनते हैं वो ग्रहों का बल बढ़ाने के लिए। तो आप जब ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है, तो वो सामने वाले को उपाय बताने में, रत्न बताने में भी ये चीज़ हेल्प करती है, जो नॉर्मली मतलब एस्ट्रोलॉजर करते हैं। तो लेकिन वो देखना पड़ता है ना कि वो ग्रह शुभ है कि अशुभ है, कहाँ बैठा है, किसका रत्न पहनाना है। लेकिन मतलब बल उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है, वो जो रोल प्ले करता है। अब बात आ गई डिग्री की, तो अब लोग कहते हैं कि डिग्री है, ठीक है तो अगर कम डिग्री का है, जैसे बाल ग्रह तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मूर्त है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ ऐसा हो सकता है, उच्च अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उच्च नीच का ग्रह वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कोई ग्रह नीच का है, तो जैसे स्थान बल होता है ना, इसमें उच्च नीच की भी कैलकुलेशन हो जाती है। उच्च नीच का कोई ग्रह है, अगर उच्च का है तो उसको 1 रुपया मिलेगा, और अगर कोई ग्रह नीच का है तो उसको 0 रुपया मिलेंगे। जो बीच में होंगे उनकी इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली जाएगी। तो उससे पावर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई ग्रह नीच का है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कमजोर है। मान लो उच्च और नीच ऐसा मान लो ना कि एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है, तो हम हर बार ये नहीं कह सकते ना कि जो अच्छा आदमी है वो ताकतवर भी होगा। ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है जो बुरा आदमी है वो ज्यादा ताकतवर हो। समझ गए? तो उच्च और नीच के होने से उनकी ताकत पर फर्क नहीं पड़ता। ताकत में तो सिर्फ एक पॉइंट मिलता है और इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है, फिर पता लगता है कि उसकी ताकत कितनी है। लेकिन उच्च और नीच से क्या है कि उसकी प्रेडिक्शन में मतलब उसके स्वभाव का पता लग जाता है कि ये कैसे स्वभाव का है, कि नीच में है तो ये ऐसा काम करेगा, उच्च में है तो ये ऐसा काम करेगा। लेकिन करेगा कितना वो उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही डिग्री है, डिग्री का कहते हैं, लेकिन डिग्री का बलवान होने से ज्यादा मतलब नहीं है। डिग्री का मतलब है ग्रह की मेच्योरिटी से, कि अगर कोई ग्रह बच्चा है, छोटा ग्रह है, तो उस ग्रह के जो कारकत्व है वो बिल्कुल बच्चों जैसे होंगे, कि मतलब उस वो नया नया जैसे ग्रह है। तो ऐसे ये है। तो कोई युवा ग्रह है तो वो बिल्कुल बैलेंस के अंदर है, मतलब पूरा ताकतवर भी है, अच्छे से रिजल्ट दे सकता है, नतीजे दे सकता है, तो उसको हम युवा मानेंगे। ऐसे मूर्त है तो इनकी अवस्था के आधार पर उनकी प्रेडिक्शन अलग अलग हो जाती है कि ग्रह इस पर है तो ये होगा, इस पर है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन बल बल अगर ग्रह का देखना है तो वो आपको यहाँ पर सड बल में ही देखना पड़ेगा। तो डिग्री कैसे होती है देख लो। जैसे ये पूरा ये पूरा चक्कर है, तो ये पूरा चक्कर तो 360 डिग्री का आपको पता है। इसमें 12 भाव आ गए, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हर भाव के अंदर क्या होती है 30 तक डिग्री होती है, 30 डिग्री का हर भाव होता है। और
30 डिग्री का हर भाव होता है, हर राशि भी 30 डिग्री की होती है। अब इसमें 0 से 6, मान लो कोई ग्रह इसने इसमें प्रवेश ही किया है, तो जब प्रवेश ही किया है तो वो यहाँ पर 0 डिग्री पर होगा। और कोई मान लो 29 डिग्री पर है, तो वो क्या है कि वो सारी राशि को पार कर चुका है, तो वो मैच्योर हो चुका है ना इन सारी चीज़ों के अंदर। तो उस हिसाब पर उसकी प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन बल जो है वो षडबल से ही मापा जाता है। ठीक है, तो आज की बस वीडियो यही थी, आपको षडबल के बारे में बताया, ग्रहों का बल कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्शन के अंदर, वो हम करेंगे तो ये भी चीज़ हमारे सामने हमें याद रहेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ग्रहों की और बातों के बारे में, उसमें जानकारी लेंगे। ओम नमः शिवाय।